प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अध्याय है भारत की भूवैज्ञानिक संरचना। और हम उस भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हम बात करेंगे जैसे किसी भी देश का जो हम भौगोलिक अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो वहाँ भूवैज्ञानिक संरचना उसका एक मूलभूत आधार होता है, क्योंकि शैलों की संरचना का प्रभाव देश की मिट्टी और खनिज संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए देश की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को भी परोक्ष रूप से शैलों की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो प्रभावित करती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है कि हम उस भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करने से पहले वहाँ की शैलों की संरचना कैसी है, वहाँ की शैलों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वह शैल कितनी पुरानी है, उनका एक व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करें। तो हम बात करते हैं कि भारत की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसे भी हम मानव इतिहास के समान विभिन्न कालों में विभाजित करते हैं। और जब हम विभिन्न कालों में विभाजित करके देखते हैं तो जिस प्रकार हम पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात धरातल को विभिन्न चरणों या अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, उसी प्रकार हम हमारी जो भूवैज्ञानिक इतिहास परंपरा है उसे भी विभिन्न समूह में या समुदाय में हम विभाजित करते हैं। भारत का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है वो भूपटल के समान उतना ही प्राचीन है जितना पृथ्वी की उत्पत्ति का समय है। तो सामान्य रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पुराक्रैम्बियन युग की प्राचीनतम चट्टानों से लेकर क्वाटरनरी काल की जो नवीनतम चट्टानें वो पाई जाती है, शैल समूह पाया जाता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हम पृथ्वी की आयु को पुराक्रैम्बियन काल, कैम्बियन काल, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, पर्मियन, कार्बनीफेरस, उसके बाद हम ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, है ना, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, विभिन्न युगों में इस प्रकार जो विभाजित करते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ भी एक वर्गीकरण करेंगे। और भूतत्वीय विशेषताओं के आधार पर जब हम भारत का वर्गीकरण करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में 3 स्पष्ट खंड हमें दिखाई देते हैं, एक वृहद भाग हमें दिखाई देते हैं। तो वो जो 3 वृहद भाग हैं, अगर आप मानचित्र के आधार पर इसे देखें तो सामान्य रूप से उत्तर के विशाल मैदान से लेकर जो प्राचीनतम प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वह सभी संपूर्ण क्षेत्र, उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला, इन सबको लेकर भी हम बात करेंगे। तो हम कौन कौन से भूभाग हमें दिखाई देते हैं और क्या उसका महत्व। इस मानचित्र में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो एक सुदूर भूखंड है, ये एक भाग कहलाता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जिसको हम 1 नंबर देते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग सबसे प्राचीनतम भूखंड है। उसके बाद इधर उत्तर का जो ये भाग है ये मुख्य रूप से ये एक श्रेणी कहलाती है हिमालय श्रेणी, जो कि नवीनतम वलित पर्वतमाला है। तो ये नवीन मोरदार पर्वत हैं। इन दोनों के मध्य अर्थात हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य का जो भाग है ये भाग कहलाता है हमारा सिंधु और गंगा का मैदान। और ये जो भाग है ये जिसको हम 2 नंबर से प्रेजेंट करेंगे, तो ये जो सिंधु और गंगा का जो मैदान है ये सबसे नवीनतम जलोढ़क जमाव द्वारा, अर्थात हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो अपने साथ अपर्दन हिमालय का करते हुए जलोढ़क लेकर आती है और इस मैदानी भाग में प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़क का जमाव करती है। तो ये 3 भूतत्वीय विशेषताएं के आधार पर हम 3 खंड कर रहे हैं। प्राचीनतम भूखंड जो कि सामान्य रूप से हम बात करें तो गोंडवाना लैंड का भाग है, और दूसरा जो खंड है वो सिंधु गंगा का मैदान, वो सबसे नवीनतम भाग है, और जो सुदूर उत्तर का भाग है हिमालय पर्वत वो नवीन मोरदार पर्वत श्रेणी के रूप में पाया जाता है। तो अब जब हम थोड़ा सा आपको एक बेसिक बैक में ले जाकर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो समस्त स्थलखंड जो था वो पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और जब ये जो पेंजिया भाग था, इस पेंजिया का जब विखंडन प्रारंभ होता है और इसी पेंजिया के विखंडन के क्रम में जो भाग था वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है सामान्य रूप से, जिसके दक्षिणी भाग को हम कहते हैं गोंडवाना लैंड और उत्तर के भाग को हम कहते हैं अंगारा लैंड। और जब
गोंडवाना लैंड और अंगाला लैंड में आपस में टकराव होता है। इन दोनों के मध्य जो एक भूसन्नति के रूप में जो जल भाग था, उस जल भाग को हमने नाम दिया था टैथीज सागर। टैथीज सागर। तो सामान्य रूप से आपको ध्यान रखना है, टैथीज सागर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य का एक भूसन्नति युक्त भाग था। और जब ये गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर अग्रसर होता है और अंगारा लैंड से टकराता है, तो गोंडवाना लैंड की तीव्र गति होने के कारण यहाँ एक अंगारा लैंड की सीमा पर एक वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। और ये जो वलित पर्वत हैं वही हिमालय कहलाते हैं। दोनों तरफ यहाँ से जो जल था वो अलग अलग दिशाओं में मूव कर जाता है। वो अवशेष में फिर ये भाग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रूप में भी निर्मित होते हैं। तो हम इन्हीं भूतत्वीय विशेषताओं का विस्तार से इस भाग में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ये वर्गीकरण प्रारंभ करते हैं तो हम एक टेबल का निर्माण करते हैं कि हम इसका वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले 4 मुख्य वर्ग हम बनाते हैं, समूह बनाते हैं, और उन समूह के नाम हैं 4 मुख्य समूह के। पहला समूह है अति प्राचीन या आर्कियन समूह की चट्टानें, जो पुरा कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। पुरा कैम्ब्रियन, इसको हम कहेंगे पुरा कैम्ब्रियन। तो ये पुरा कैम्ब्रियन काल से संबंधित चट्टानों का समूह, इसके 2 भाग करते हैं, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। उसके बाद दूसरा जो समूह हम करते हैं वो समूह कहलाता है पुराण समूह की चट्टानें। उसके भी 2 उपविभाग करते हैं, कुड़प्पा क्रम और विंध्यन क्रम। तीसरा जो समूह बनाते हैं वो द्रविडियन समूह कहलाता है। और चौथा समूह करते हैं हम आर्यन समूह। तो यहाँ ध्यान रखना, द्रविडियन समूह का हम कोई उपविभाग नहीं करते हैं। आर्यन समूह को हम 4 उपविभागों में विभाजित करते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें, टर्शियरी कालीन चट्टानें और क्वाटरनरी कालीन चट्टानें। तो आज हम जो प्रारंभ करेंगे वो आर्कियन क्रम की चट्टानों का अध्ययन करेंगे, साथ ही धारवाड़ क्रम का आधा भाग हम आज इस वीडियो के साथ अध्ययन करेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो कि सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं और इनका निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के समय हुआ है। तो सामान्य रूप से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी तब ताप का गोला थी, उसके निरंतर तुरंत ठंडा होने से जो सबसे पहले चट्टानें बनी वो चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाती है। सामान्य रूप से इन चट्टानों को हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों को हम किस नाम से जानते हैं? आग्नेय चट्टानें। तो आर्कियन क्रम में जिन चट्टानी समूह का प्रधानता है वो आग्नेय चट्टानी समूह है। इसकी जो मुख्य विशेषता है उसमें ये रवेदार चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं होने का कारण है चूँकि ये अति तप्त चट्टानें थी, तो उसमें जो भी उस समय स्थितियाँ रही होगी उस आधार पर उसमें कोई भी जीव रह नहीं सकता था। तो अति तप्त होने के कारण, और दूसरा जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय जीव की हम कल्पना कर भी नहीं सकते थे। तो तुरंत निर्माण के समय चट्टानें ठंडे होने से जो बनती हो, इसलिए उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें जिन चट्टानी समूह की प्रधानता मिलती है वो नीस है, ग्रेनाइट है और सिस्ट है। इसकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है, भारत में लगभग 1,87,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाई जाती है। और 1,87,500 वर्ग किलोमीटर का जो भाग है वो हम अभी मानचित्र के द्वारा देखेंगे कि किन किन राज्यों में इसका विस्तार है। तो सामान्य रूप से हम राज्यों की बात करें तो आप देखिए कर्नाटका में इसका विस्तार है, तमिलनाडु में इसका विस्तार मिलता है, आंध्र प्रदेश में विस्तार मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, ओडिशा में मिलता है, बिहार का जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ इसका विस्तार मिलता है, झारखंड में मिलता है, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला हिस्सा है वहाँ सामान्य रूप से इसका विस्तार हमें मिलता है। देखिए मानचित्र आर्कियन क्रम की चट्टानों का। तो इस मानचित्र के द्वारा देखिए लगभग हमारा जो दक्षिण का सुदूर भाग है, ये सुदूर दक्षिणी भाग आर्कियन क्रम की चट्टानों से संबंधित है। आंध्र प्रदेश का जो भाग है तो सामान्य से कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जिले आते हैं। ये पूरा का पूरा एक छोटा नागपुर पठारी भाग है। उड़ीसा के साथ वाला जो पहाड़ी भाग है वहाँ इस प्रकार की चट्टानें मिलती है। ये हमारा लगभग दक्षिण पूर्वी जो भाग है राजस्थान का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक का इस संपूर्ण श्रेणी में
मिलती है इस भूभाग पर। और कुछ उत्तर में भी हमें इस तरह की सेल संरचना मिलती है। तो इस मानचित्र के द्वारा हम देखेंगे कि देख रहे हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं सबसे प्राचीन और किन किन भागों में पाई जाती है। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से इसकी प्रधानता मिलती है, विस्तार मिलता है। दूसरे जो सेल समूह हैं हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले सामान्य रूप से इसमें हम कुछ तथ्यों को और बात करेंगे कि जो आर्कियन समूह हैं लगभग प्रायद्वीपीय पठार का 2/3 हिस्सा कवर करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार का अगर आपके जैसे कंपटीशन में भी कभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में काम आएगा कि प्रायद्वीपीय पठार के लगभग 2/3 हिस्से पर किस प्रकार की सेल समूह पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 2/3 भाग पर आर्कियन समूह की सेलें पाई जाती है। इसके अलावा सामान्य रूप से हम इसके 3 मेजर समूह निर्धारित करते हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। और जो 3 मेजर समूह हैं वो 3 मेजर समूह के नाम हैं, सबसे पहला है बंगाल नीस। 3 मुख्य समूह बनाते हैं तो उनको हम इस अलग अलग नाम से जानते हैं। एक है बंगाल नीस। दूसरा जो समूह है इसका तो सामान्य से हम पहले बंगाल नीस की बात कर लेंगे। तो बंगाल नीस का जो विस्तार है वो सामान्य रूप से पश्चिमी बंगाल में मिलता है। पश्चिमी बंगाल, मिदनापुर जिले के आसपास का जो भाग है वहाँ, बिहार में इसका विस्तार मिलता है, उड़ीसा में इसका विस्तार मिलता है। इसके अलावा कर्नाटक में भी बंगाल नीस प्रकार की सेल संरचनाएं पाई जाती है। तो ये कर्नाटक में भी हमें इस प्रकार की सेल संरचना मिलती है। दूसरा जो वर्गीकरण हम करते हैं उसे हम कहते हैं बुंदेलखंड नीस। बुंदेलखंड नीस लगभग हमारा जो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो झांसी खंड है उसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो संपूर्ण भाग आ गया, इस संपूर्ण भाग को हम सामान्य रूप से बुंदेलखंड नीस श्रेणी के अंतर्गत विभाजित करते हैं। उसके बाद जो तीसरा वर्गीकरण हम करते हैं वो है नीलगिरी नीस। और नीलगिरी नीस के अंतर्गत जो सामान्य वर्गीकरण है, जो पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी, पलनी, ये जो संपूर्ण एक भाग है इसमें नीलगिरी है की पहाड़ियाँ हैं, पलनी की पहाड़ियाँ हैं, शिवराय की पहाड़ियाँ हैं। और इसको सामान्य रूप से हम चर्नोकाइट श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। चर्नोकाइट श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको नाम, चर्नोकाइट श्रेणी, जो कि नीलगिरी नीस समूह के साथ पाई जाती है और आर्कियन क्रम की चट्टानों से संबंधित है। तो काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि चर्नोकाइट सेल समूह किससे संबंधित है, तो आपको ये जानना है आर्कियन सेल समूह से संबंधित है। और वर्तमान की जो स्थिति है ये अत्यधिक कायांतरण होने के कारण अपना मौलिक रूप पूरी तरह से खो चुकी है, क्योंकि समय के साथ इतना दीर्घकालीन समय होने के बाद कोई भी चट्टान अपने मौलिक रूप पर नहीं रह सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमालय का जो गर्भ क्षेत्र है वहाँ भी इस प्रकार की सेल समूह में दिखाई देते हैं। अब जो हम दूसरे क्रम की बात कर रहे हैं प्राचीनतम में, वह है धारवाड़ क्रम। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें अपरदित अपक्षयित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, उसी से धारवाड़ क्रम की सेल संरचना का निर्माण होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखेंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदित निक्षेपों से ही धारवाड़ क्रम का निर्माण होता है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जब अपरदित और अन्य स्थान पर निक्षेपित होती है, उससे बनने वाली सेल समूह धारवाड़ सेल समूह कहलाते हैं। एक सिस्टमेटिक क्रम है। यहाँ इसकी दूसरी मुख्य विशेषता है कि इसमें रूपांतरण की अधिकता रहती, अति रूपांतरित ये सेल समूह पाए जाते हैं। इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसकी एक महत्वपूर्ण केवल निचली गांठियों व गर्तों में अवशेष के रूप में पाई जाती है। केवल निचली गांठियाँ गर्त में अवशेष के रूप में
पाई जाती है। अगर हम इसके वितरण की बात करें तो इसके वितरण को हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्रायद्वीपीय धारवाड़ और एक बाह्य प्रायद्वीपीय धारवाड़। अर्थात वह भाग जहाँ सेल समूह प्रायद्वीपीय जो भूखंड है, सबसे पुराना कठोर भूखंड, वहाँ पाई जाती है। तो हम आज जिस क्षेत्र की बात करेंगे केवल वो करेंगे प्रायद्वीपीय धारवाड़ क्रम की चट्टानें। प्रायद्वीपीय धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी हम क्षेत्र और के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणी के रूप में नाम देते हैं। तो हम ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रूप से पूछा भी जाता है काफ़ी बार, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय धारवाड़ क्रम की चट्टानों के जब हम वर्गीकरण की बात करेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले प्रायद्वीपीय धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो खंड है उसमें महत्वपूर्ण आता है उत्तरी कर्नाटक में कावेरी की नदी के तट तक धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा जिलों में, धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा जिलों में इसका प्रधानता मिलती है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र में हम बात करेंगे और मध्य प्रदेश में जो नागपुर और जबलपुर का भाग है, नागपुर और जबलपुर जो रीजन है उसमें मुख्य रूप से इसे हम कहते हैं सासर श्रेणी। आपको ये ध्यान रखना है, नागपुर और जबलपुर में मुख्य रूप से इसे किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है, सासर श्रेणी के रूप में। इस स्थान पर सामान्य रूप से हम इसे सासर श्रेणी के रूप में जानते हैं। जो अर्थात पहला जो है वो है कर्नाटक से कावेरी वाला रीजन, अर्थात इस भाग को हम कहेंगे नंबर 1। ये धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा जिलों में इसका विस्तार है। दूसरा जो क्रम है वो है नागपुर जबलपुर में, जिसे हम सासर श्रेणी के रूप में जानते हैं। तीसरा बालाघाट और भटिंडा में इसे हम चिपला श्रेणी के नाम से जानते हैं। बालाघाट और भटिंडा में इसे चिपला श्रेणी के नाम से जाना जाता है, चिपली श्रेणी, सॉरी। रीवा हजारीबाग में इसे गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस तरफ भी एक सेल संरचना मिलती है जो 4 नंबर पर, उसे हम कहते हैं गोंडाइट श्रेणी। विशाखापट्टनम में जो सेल समूह जिस क्रम में मिलता है उसे हम कुदोराइट श्रेणी के नाम से जानते हैं, विशाखापट्टनम में कुदोराइट। इसके अलावा अरावली का जो ऊपरी और निचली अरावली श्रेणी में दिल्ली के निकट तक ये एक पाई जाती है, उसे और गुजरात में ये सामान्य रूप से चंपानेर श्रेणी कहलाती है। तो गुजरात में इसे हम चंपानेर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, प्रायद्वीपीय धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखिए, सबसे पहला वापस रिपीट कर रहा हूँ, उत्तरी कर्नाटक में कावेरी तक धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा जिलों में इसका विस्तार मिलता है। नागपुर जबलपुर में इसे सासर श्रेणी के नाम से जानते हैं। बालाघाट और भटिंडा में इसे सामान्य चिपली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। रीवा हजारीबाग में इसे गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। विशाखापट्टनम में इसे कुदोराइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ऊपरी और निचली अरावली जो कि राजस्थान में के रूप में जो दिल्ली के निकट तक जिसका विस्तार मिलता है उसे, तथा गुजरात में इसे मुख्य रूप से चंपानेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी और निचली अरावली श्रेणी में भी इसका धारवाड़ सेल समूह का विस्तार में मिलता है। और गुजरात में जब हम चले जाएंगे तो गुजरात में इस श्रेणी का एक विशेष नाम हो जाता है जिसको हम कहते हैं चंपानेर श्रेणी। तो आज के अध्याय में इतना ही। हम जो नया अगला वीडियो आएगा उसमें इसी का अगला पार्ट बाह्य प्रायद्वीपीय धारवाड़ की चट्टानों से प्रारंभ करेंगे। आप लोग इस मैटर के साथ अपने पास जो आपके पास बुक्स हैं उसके साथ निरंतर अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।